अगर हम नेगेटिव एनर्जी की बात करें, बुरी नज़र की बात करें, तो इसमें सबसे बढ़िया और इफेक्टिव रेमेडी आपके हिसाब से क्या होती है? कई बार ज़रूर बुरी नज़र लगती है, नेगेटिविटी का असर आता है, बट बहुत बार ऐसा नहीं होता। तो लेट मी स्टार्ट विद द केसेस जब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को चाहिए तो कौन से ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है? कंपटीशन में आपको जीतना पड़ेगा इतने सारे लोगों के बीच में, तभी आपको वो जॉब मिलेगी। तो आपका छठा घर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर कुंडली की बात करें तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन या फिर लॉसेस से कैसे बचा जाए एज पर कुंडली? और जैसे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली आपको पता है ना, तो यहाँ पे 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये तीनों ही त्रिक भाव, दुष्टाना ठीक है भाव हैं। और 6th हाउस जो है वो दिखाता है डेट, कि शादी के बाद आपका लक चेंज हो जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी में कहीं ये प्रूफ है ये चीज़ का? देखिए डेफिनेटली शादी के बाद कुछ चेंज तो होता ही है। Right. वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अगेन योग बताएंगे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो यहाँ पे कौन से योग दिखाते हैं कि इस इंसान का बाय डिफ़ॉल्ट एज पर कुंडली कभी ना कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा? सो इस केस में डेफिनेटली 4 मैं प्लैनेट्स का नाम लूंगी, वीनस, राहु, मून, मार्स। अगर हम राशि ट्रेड्स की बात करें यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में टॉप 3 सबसे पावरफुल राशि कौन सी मानी जाती है? तो वृश्चिक राशि, ओके ठीक है, दूसरी है कैप्रिकॉर्न, ओके, और तीसरी। सबसे पहले आस्था जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ख़ास हमारे इस नोएडा स्टूडियो में आए इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए। और इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आपकी सालों की एक्सपर्टीज़, आपकी जो डिफरेंट मॉडलिटीज़ में जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसको हम देखेंगे, साथ ही में ऑथेंटिक जो आपकी नॉलेज है जो ऑडियंस तक हकीकत में पहुंचनी चाहिए, उसके लिए ये मेन इंटेंशन है इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने का मैम। उसके लिए बहुत बहुत आभार। Thank you so much for having me. And before we start, I want to thank all my gurus. Please, ma'am. And I want to really thank all the textbooks that I've used of astrology to gain all this knowledge till now. Please, ma'am. सबसे पहले मैम एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो आज के दौर पे स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक हम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स की बाढ़ आई है पॉडकास्ट इंडस्ट्री में। सबसे बड़ी दुखती नस जो आम इंसान की है वो अपनी लाइफ में स्टक है कहीं ना कहीं फॉर एनी रीज़न। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक्चुअल रीज़न क्या होता है इस स्टकनेस का, और इसकी सबसे बढ़िया और पावरफुल रेमेडी क्या है? तो देखिए डिफरेंट क्षेत्र में एक इंसान स्टक फील कर सकता है, यानी कि अगर आप कहें कि कार्य के क्षेत्र में इंसान स्टक है तो उसका जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि को देखा जाता है। ठीक है। तो शनि अगर आपकी कुंडली में या तो वक्री है, या फिर पाप ग्रहों से पीड़ित है, या इट्स हेम्ड बिटवीन मेलेफिक्स, यानी कि दोनों साइड पे कोई मेलेफिक ग्रह बैठा है, तो वो आपको कार्य क्षेत्र में तकलीफ देगा ही देगा। आप मल्टीपल टाइम्स अपने प्रोफेशन को चेंज करेंगे, आपको लेट सेटलमेंट मिलेगी मे बी 35-40 के बाद, एंड आपको बार बार ये स्टक फीलिंग आएगी। तो पावरफुल रेमेडी, देखिए एक जेनरिक जब रेमेडी दी जाती है तो वो ऐसी दी जाती है जो सबके काम आए, राइट, एंड अदरवाइज तो हमेशा चार्ट के थ्रू ही रेमेडी दी जाती है। तो इस केस में अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन आ गया है लाइफ में कि आपकी जॉब ही चली गई है, या फिर आपका बिल्कुल ही डाउनफॉल आ गया है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे टाइम में ना इंसान रेमेडी तक नहीं कर पाता। तो इस टाइम पे बेस्ट होता है कि आप किसी ऐसे टेम्पल में जाइए जो एक हाई एनर्जी पॉइंट पे बना हुआ हो, यानी कि जहाँ जिसकी बहुत ही मान्यता हो। वहाँ पे जब आप जाएंगे और वहाँ से जब आप वापस आएंगे तो आप अपनी लाइफ में एक कंप्लीट चेंज पाएंगे। यू विल फील दैट द एनर्जी हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, राइट। सो अगर लेकिन आपको बार बार स्टक फीलिंग आ रही है अपनी लाइफ में, अगेन एंड अगेन यू आर फेसिंग स्मॉल इशूज इन योर लाइफ, देन यू हैव टू ब्रेक योर पैटर्न। मतलब कि आप कोई पैटर्न से जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी और बार बार एक पैटर्न है कि आप स्टक हो जाते हैं, राइट। सो उस केस में आप क्या करें? तो एक ओशो की मैंने एक लाइन पढ़ी थी और एक वीडियो भी देखी थी, एंड जब से मैंने उस चीज़ को अपनाया है अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, इट हैज़ रियली गिवन मी अ बिग चेंज। तो आप अपने बात का टाइम चेंज कर दीजिए, इट विल ब्रेक द पैटर्न। इट्स अ वेरी सिंपल रेमेडी। ट्राई इट फ्रॉम टुमारो। I can guarantee you try it from tomorrow and do it continuously for a few weeks. You will see a change in your life. स्पेसिफिक रीज़न इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा?
आपको पैटर्न ब्रेक करना है। जैसे मैंने कहा कि आपको मैं कहूँ कि 10 चीज़ें दे दूँ पैटर्न ब्रेक करने के लिए, आई कैन गिव यू मेनी थिंग्स, बट वो कर पाते नहीं हैं हम लोग। तो एक से हम अगर स्टार्ट करें, आप सुबह 9 बजे you take bath, you start getting up early and take it at 7 o'clock. Your entire day will shift. अब आप रेडी हो गए, अब आप कुछ तो करेंगे ना डिफरेंट, so your entire day routine is going to shift. छोटा कैसे टोटका करना है आपको, टोटका है ये, बस एक छोटी सी शिफ्ट है। ओके। दूसरा सवाल जो मैं पूछूंगा मैम आपको, अगर हम देखते हैं काफ़ी सारे, अगर आम इंसान की बात करें यहाँ पे, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रोग्रेस जो वो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, या वो प्रोग्रेस रुक चुकी है, एक स्टैग्नेंट फीलिंग आ चुका है। तो इसमें कौन से कुंडली के ग्रह सबसे ज़्यादा असरदार करते हैं? देखिए, जो प्रोग्रेस, जो डिले है ना, डिले का कारक शनि ही है। दुख का कारक है, ग्रीफ का कारक है, डिले का कारक है, हार्डवर्क का कारक है। सो यही शनि की प्लेसमेंट जो मैंने अभी आपको आंसर दिया ना, यही सेम ही रीज़न है जो आपको ये प्रोग्रेस को डिले करता है। सो आपको वही अपने पैटर्न को ब्रेक करना है, यही सेम ही आपको अपनाना है इस चीज़ के लिए। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में कह सकते हैं शनि ज़्यादा असरदार करता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम नेगेटिव एनर्जी की बात करें, बुरी नज़र की बात करें, तो इसमें सबसे बढ़िया और अफेक्टिव रेमेडी आपके हिसाब से क्या होती है? ओके, तो बुरी नज़र जो है ना, बहुत से लोग अपनी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो बुरी नज़र को ज़रूर वहाँ पे ना एसोसिएट कर देते हैं इस चीज़ से। करते ही करते हैं, बिकॉज उन्हें पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं होती कि ये लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। कई बार ज़रूर बुरी नज़र लगती है, नेगेटिविटी का असर आता है, बट बहुत बार ऐसा नहीं होता। तो लेट मी स्टार्ट विद द केसेस जब ऐसा नहीं होता। ऐसा तब नहीं होता अगर आपकी कुंडली में आपका लगन स्ट्रांग है। अगर आप किसी रूम में जाते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं, आपको एंटर करते ही नेगेटिविटी फील होती है, राइट? दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका ऑरा वीक है। तो आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। और कई केसेस में कितनी नेगेटिविटी हो, कितनी प्रॉब्लम हो, आपको ऐसे लोग अलग से दिख जाएंगे जो एंटर करेंगे, आपको लगेगा वाओ, ये हाँ, ये कमाल का कोई बंदा है। आप कितनी नेगेटिविटी दिखा लें, आप दिखाई ही नहीं पाएंगे। सो अगर आपका लगन स्ट्रांग है, आपका मून स्ट्रांग है, तो आपको नेगेटिविटी फील नहीं होगी। बट बहुत सारे केसेस में ये सच में होता है। तो उस केस के लिए सॉल्ट वाटर बाथ, यानी कि आपको एलिमेंट्स का यूज़ करना है। वाटर को आपने यूज़ किया, सॉल्ट वाटर, गंगा जल आप यूज़ कीजिए रेगुलरली, या फिर आप अग्नि का यूज़ कीजिए, कपूर आप जलाइए, इवनिंग में आप दिया लाइट कीजिए। तो यूज़ नेचुरल थिंग्स। तो ये नेचुरल चीज़ें आपको अपने आप एनर्जी शिफ्ट दे देगी। जैसे आपने कपूर की बात की, मैंने कई सारे पॉडकास्ट वास्तु एक्सपर्ट्स के किए हैं अब तक। जो कॉमन रेमेडी आई है फॉर ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द हाउस इज दैट टू बर्न द कपूर इन द नाइट व्हेन एवरीथिंग इज डन इन द किचन नियर द गैस स्टोव विथ अ पिंच ऑफ क्लव और अ पिंच ऑफ हल्दी। तो उस तरीके से भी नेगेटिव एनर्जी वास्तु के हिसाब से घर से निकल जाती है। बिल्कुल, डेफिनेटली आप अपने से वार सकते हैं 7 times कपूर एंड क्लोव, एंड देन यू हैव टू गो आउटसाइड योर हाउस एंड थ्रो इट अवे देयर। अपने घर में नहीं रखना है उसके बाद, वारने के बाद। तो ये भी एक तरीका है। सरसों के तेल में आप बत्ती लगाइए, उसको जलाइए, अपने से वारिए, फिर अगेन घर के बाहर जाके उस बत्ती को लगा दीजिए। तो ये भी एक तरीका है। जैसे हमने नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया, अग्नि का यूज़ किया, हमने वाटर का यूज़ किया। सो यही सारे तरीकों से आप ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी हटा सकते हैं। डेफिनेटली। बढ़िया। अगर हम करियर की बात करें मैम, गवर्नमेंट जॉब सेगमेंट्स की बात करें, गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को चाहिए तो कौन से ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है? तो गवर्नमेंट जॉब के ना युति होती है। कुछ आपके चार्ट में युति होती है। अगर वो युति आपके चार्ट में है तो गवर्नमेंट जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है। और एक कुछ ऐसे योग होते हैं जो बहुत ही बड़े पद पे ले जा सकते हैं इंसान को। जैसे कि आपके चार्ट में अगर सूर्य, सबसे पहले सूर्य जो है वो कारक है गवर्नमेंट का, अथॉरिटी का कारक है। ठीक है। तो सूर्य अगर आपका जुपिटर के साथ है, गुरु के साथ, आपका सूर्य शनि के साथ है, आपका सूर्य मंगल के साथ है, ये एक योग है। दूसरा आपका छठा घर होता है कंपटीशन का। कंपटीशन में आपको जीतना पड़ेगा इतने सारे लोगों के बीच में, तभी आपको वो जॉब मिलेगी। तो आपका छठा घर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर ये योग आपके चार्ट में है तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, या फिर कोई बहुत हाई पद पे आप जा सकते हो। यानी कि चीफ मिनिस्टर लेवल तक आप जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपका 9th हाउस जो भाग्य का मालिक
का लॉर्ड, Right. 10th हाउस जो आपका कर्म का मालिक है, ये दोनों आपस में परिवर्तन योग बना ले। Okay. यानी कि 9th हाउस और 10th हाउस आपस में परिवर्तन योग बना ले। 10 या फिर 10th हाउस में आपका उच्च का मालिक बैठा है, 9th हाउस में आपका उच्च का स्वामी, 9th हाउस उच्च का बैठा है, या फिर आपका 9th और 10th हाउस का जो मालिक है वो कहीं पे भी चार्ट में परिवर्तन योग बना रहे हैं। Okay. या फिर आपके 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, 10th का लॉर्ड 10th में बैठा है। आप इसमें से कोई भी परम्यूटेशन Combinations. बना सकते हैं। Right. ज़रूरी नहीं है, एक परिवर्तन में हो सकता है, एक अपनी राशि में हो सकता है, एक अपनी राशि में हो सकता है, एक उच्च का हो सकता है। Right. ये सारे कॉम्बिनेशंस में से कोई भी कॉम्बिनेशन है जो कि इतना इजीली नहीं मिलता। नहीं मिलता। नहीं Right. मिलता। Right. अगर है तो ये डेफिनेटली आपको देगा। ओके लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब किसी को चाहिए या तो फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करनी किसी को, तो उसके लिए क्या रेमेडी आप देंगे? देखिए, सूर्य आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना। ओके ठीक है, और एज सच एक सिंगल रेमेडी जो है वो आपको नहीं देगी गवर्नमेंट जॉब। ये युति होना ज़रूरी है। ओके ठीक योग है, होने चाहिए। योग होने चाहिए। योग होने चाहिए। योग अगर आपके चार्ट में नहीं है तो नहीं कोई होगा। रेमेडी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। तो आजकल जो सोशल मीडिया में हो रहा है, काफ़ी सारे मिथ्स है, काफ़ी सारे गिमिक रेमेडीज़ आ रहे हैं कि ये कर लो तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। इज़ इट अ मिथ या एक्चुअल में ये रेमेडीज़ काम करते हैं? देखिए, रेमेडीज़ ज़रूर काम करती हैं, बट रेमेडीज़ हमेशा आपके चार्ट को देख के दी जाती हैं। ओके कुछ जनरल रेमेडीज़ होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, जो सब अपना सकते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। आप अकेले वो जनरल रेमेडी आज मैं जनता को दे दूं, वो अपना कर लें, वो तो यही कहेंगे कि हमें तो नहीं मिली गवर्नमेंट नहीं जॉब। मिली। राइट तो आपका कंपटीशन का जो खाना है वो तो होना चाहिए ना स्ट्रॉन्ग, 100%। तभी तो आप कंपटीशन को बीट पर कर पाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट। अगर हम डेस्टिनी की बात करें, भाग्य की बात करें, तो अगर उसे स्ट्रॉन्ग करना है तो कौन सा कह सकते हैं गारंटीड तरीका है या फिर ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है आपकी तरफ से? तो भाग्य के लिए हम देखते हैं 9th हाउस। Okay. है ना। 9th हाउस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप बेसिकली बॉर्न हुए हो विद फैसिलिटीज इन योर Okay. लाइफ, या फिर आपको कोई भी अड़चन अगर लाइफ में आ रही है आप उसे ओवरकम कर ही लोगे अगर आपका 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो है ना। Okay. इसीलिए हम हमेशा 9th हाउस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एस्ट्रोलॉजी Okay. में। 5th हाउस को बहुत प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज 5th हाउस आपके पूर्व पुण्य का है। 9th हाउस आपके फादर का है। तो Okay. आपके फादर अगर लाइफ में ऑलरेडी आपके लिए सपोर्टिव हैं या Right. उनके कोई ना कोई तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आपका भाग्य स्ट्रांग है। तो इसका यही एक रेमेडी है, आप अपनी फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बात समझिए एंड अच्छे रिलेशन बना के रखिए। ओके तो जितना हो सके फादर के साथ रिलेशन अच्छे रखें यस, तो ऑटोमेटिकली 9th हाउस आपका स्ट्रांग होगा। राइट। ओके अगर फॉरेन सेटलमेंट की बात करें जो आज हर कोई करना चाहता है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए कौन से योग बनने चाहिए, और अगर योग बनाने हैं वैसे तो क्या रेमेडी है उसके लिए? सो आप देखेंगे पुराने जब टेक्स्ट जो हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपका चौथा घर पीड़ित है, चौथा Okay. घर आपके घर का है, आपके होम एनवायरनमेंट का है, आपकी फीलिंग्स का है, आपके कंफर्ट का है, माता का है, राइट मातृभूमि का है, राइट तो अगर 4th हाउस आपका पीड़ित है तो आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। Okay. क्यों? पुराने ज़माने में आप अपनी कम्युनिटी से जब बाहर भेजे गए या फिर आपको अपना घर छोड़ के कहीं जाना पड़ रहा है, उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया Right. था, राइट? Right. लेकिन आज की डेट में देशकाल परिस्थिति के हिसाब से थिंग्स हैव चेंज्ड, लेकिन yes. योग वही देखे जाते हैं। ओके तो अगर आपका 4th हाउस पीड़ित है, 4th हाउस का लॉर्ड 12th में है, 12th क्या है? फॉरेन सेटलमेंट का, Okay. फॉरेन का है। ओके राहु का अगर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि राहु एक फॉरेन एलिमेंट को दर्शाता Right, है, right. तो 4th एंड 12th का, 4th लॉर्ड इन 12th लॉर्ड इन 4th। Fourth, अब okay. यहाँ पे 8th का भी अगर योग बन रहा हो तो वो और ज़्यादा ही इस योग को स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि 8th ट्रांसफॉर्मेशन चेंज का Right, हाउस है। right. तो 4th हाउस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है 8th से और 12th से, राइट तो वो एक और योग बनाता है। साथ ही साथ अगर कई लोग जाते हैं सिर्फ जॉब के लिए, Right. या फिर कई लोग जाते हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए, ठीक है उस केस में 9th हाउस से हम हायर स्टडीज़ को देखते हैं, ठीक है 5th हाउस से भी हम देखते हैं, 9th हाउस से हम PhD लेवल, मास्टर्स लेवल देखते हैं। ठीक है तो 9th हाउस का अगर लॉर्ड 12th में है तो आप स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, 5th का है 12th में तो आप स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, और अगर 10th और 12th का कोई अच्छा योग बन रहा हो तो Okay. आप फॉरेन में जाके जॉब कर सकते हैं। ओके एंड एक और चीज़, 3rd हाउस भी इम्पॉर्टेंट है। जब 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वां चला जाए 3rd में, तो भी हम कहेंगे कि 4th हाउस में प्रॉब्लम है।
Okay. So then also it is a possibility. So these are different combinations for Yes. foreign settlement. Yes. Okay. लेकिन अगर फॉरेन की जाने के बाद अगर सेटलमेंट ना सिर्फ जॉब करना है और वापस इंडिया आना है, तो इसके लिए कौन से योग देखने चाहिए? जस्ट टू वांट टू वर्क फॉर 5 to 10 years एंड कम बैक टू 10th इंडिया. का कनेक्शन अगर आपका 12th से है तो कई बार ऐसा होता है, 3rd का कनेक्शन 12th से है, और 4th का अगर 12th से कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेशन है तो वो रिपीट रिविजिट इस चीज़ को दिखाता है. ओके. तो फिर सेट वहाँ पे 5 से 10 साल कमा के वापस इंडिया आ जाएंगे. कई बार मैंने देखा है 12th हाउस में शनि होता है, ले जाता है, लेकिन वापस नहीं आ पाते लोग, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म चीज़ देता है. ओके. तो जैसे हमने जॉब की बात की, गवर्नमेंट जॉब की बात की, फॉरेन सेटलमेंट की बात करी, अभी हम बिजनेस पे आते हैं. हाँ जी. अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अगर सक्सेस आपको लेना है फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, तो कुंडली को कैसे स्ट्रांग बनाते हैं अपनी? देखिए, बिजनेस को हम देखते हैं, मरकरी जो है बिजनेस का कारक है, राइट. और 7th हाउस से हम बिजनेस देखते राइट. हैं. ठीक है. अब अगर आपकी कुंडली में मरकरी वीनस के साथ है तो ये एक बहुत बड़ा योग है फॉर बिजनेस. ओके. ठीक है. अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड जो है कनेक्शन बना दे 11th हाउस से, 2nd हाउस से, 7th हाउस बिजनेस का, 11th हाउस लाभ का, 2nd हाउस वेल्थ का, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बिजनेस का. भाग्य से कनेक्ट बना ले 9th हाउस से, ये भी आपको दे देता है सक्सेस. सो केंद्र या त्रिकोण से अगर ये कनेक्शंस बना रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल गिव यू लॉन्ग टर्म सक्सेस. यस यस. एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस में मैंने स्पेशली देखा है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप ऐसे बिजनेस में हो जहाँ बहुत लेबर आपकी यूज़ होती है, तो ऐसे लोगों के चार्ट में शनि उच्च का मैंने देखा है. मतलब बहुत वेल्दी लोग एंड साथ में शनि उच्च का है. तो क्यों? क्योंकि इनको सपोर्ट मिलता है लेबर से. जो सैटर्न है वो लेबर को दर्शाता है, मासेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको लेबर का सपोर्ट मिल जाता है. और काफ़ी केसेस में आपको लेबर सपोर्ट नहीं करती अगर शनि अच्छी तरह प्लेस्ड नहीं है, अच्छी राशि में नहीं है, एनिमी राशि में है, तो वहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी. वहाँ दिक्कतें आएंगी. अगर हम वेल्थ की बात करें, इनकम देखने की बात करें यहाँ पे कुंडली में, तो कौन से हाउसेस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? देखिए, वेल्थ के लिए डेफिनेटली 4 हाउसेस सबसे इम्पोर्टेंट है. 2nd हाउस, आपका 11th हाउस, 9th एंड 5th हाउस. ओके. ठीक है. अगर 11th और 2nd का आपस में परिवर्तन हो जाए, ये ग्रेड ए का राजयोग है, सबसे बड़ा राजयोग है. ठीक है. अगर 2nd और 5th का बन जाए, 11th और 9th का बन जाए, 9th हाउस का लॉर्ड 11th में उच्च का बैठ जाए, ये सारे कॉम्बिनेशन हैं. लेकिन अगर 11th और 2nd हाउस का जो मालिक है वो 5th में या 9th में एक साथ बैठ जाए, कंजंक्शन बना के, या किसी केंद्र में कंजंक्शन बना के बैठ जाए, ये भी बहुत बड़ा राजयोग है. और अब कभी हम बात करें एक्सट्रीम वेल्थ की, राइट. कहीं भी वर्ड एक्सट्रीम, ओवर, ये जब आता है तो राहु का आता है इन्फ्लुएंस. सो बहुत बार सक्सेस में और एक्सट्रीम वेल्थ में आप राहु इसके साथ जोड़ लीजिए तो वो भी देता है. ओके. लेकिन अगर हम स्पेसिफिक धन योग की बात करें, तो इंसान को धन योग अपनी लाइफ में लाना है, तो ऐसा कोई छोटा टोटका या कोई रेमेडी आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? सो डेफिनेटली अगर आप आराधना करते हैं लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की, ये आपको हेल्प कर सकता है. ठीक है. डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा. यू शुड डू इट. ओके. अगर कुंडली की बात करें तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन या फिर लॉसेस से कैसे बचा जाए एज पर कुंडली? देखिए, आपको जैसे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली आपको पता है ना, तो यहाँ पे 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये तीनों ही त्रिक भाव, दुष्टाना भाव हैं. और 6th हाउस जो है वो दिखाता है डेट को, रोग, ऋण, शत्रु. सो यहाँ जो रोग है, ऋण है, शत्रु है, ये तीनों ही 6th हाउस से हम डिनोट करते हैं. तो एक्सीडेंट हुआ, 8th हाउस से हम देखते हैं सडन इवेंट्स को. तो आपने देखा कि एक्सीडेंट भी हुआ, उनकी लाइफ में बैंक करप्सी भी आई, राइट, एंड देन दोबारा स्क्रैच से बहुत ऊंची उन्होंने अचीव की वेल्थ वाइज, राइट. सो आप अगर आपके 6th हाउस में ऐसे कुछ योग बन रहे हैं तो ऐसा ज़रूर आ सकता है टाइम आपकी लाइफ में कि आपके ऊपर बहुत भारी डेट चढ़े, राइट. और अगर 8th हाउस आपका बहुत पीड़ित है तो उस केस में आपको सडन इवेंट्स अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं. और 12th हाउस जो है वो लॉसेस का है, अगेन लॉस को भी दर्शाता है. तो इनका कनेक्शन अगर बन रहा है आपके लगन से, अब लगन आप खुद हैं,
राइट अगर लगन का इनसे कनेक्शन बन रहा है तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे किसी ना किसी फॉर्म में अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं एक मेजर डाउनफॉल आएगा, डाउनफॉल आएगा, लेकिन कई बार आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपनी लाइफ का, इसीलिए मैंने आपको अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल दिया है। लेकिन अगर ऐसे योग बनते हैं एक आम इंसान में जहाँ पे लॉसेस काफ़ी हो रहे हैं, डेट काफ़ी बढ़ चुका है, तो इससे आपने जैसे बताया एज पर कुंडली के कौन से ग्रह बनते हैं, लेकिन अगर इससे बचना है, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इससे थोड़े प्रिकॉशंस लेने हैं, तो कोई ऐसे रेमेडी, कोई टोटका जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, जो योग आपकी कुंडली में है वो तो कभी ना कभी फलित होंगे, राइट। ठीक है, तो ऐसे कोई प्रोटेक्शन रेमेडी आपको नहीं दी जा सकती, बट अगर आप कंसल्ट करते हैं किसी से, यू आर अवेयर कि ऐसे योग है, ऐसा टाइम आने वाला है, देन यू कैन टेक प्रिकॉशंस अकॉर्डिंगली। परफेक्ट। सो इट्स गुड टू नो बिकॉज समटाइम्स दैट कैन हेल्प यू इन दैट सिचुएशन। परफेक्ट। यस। अगर नाम धन की बात करें, जैसे आप यहाँ पे अगर हम देखें भाग्य और नाम धन के दोनों योग अगर स्ट्रॉन्ग करने हैं तो कैसे करें? देखिए भाई, अपना सेकंड हाउस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपका 11th हाउस स्ट्रॉन्ग करना है, और अगर आप फेम की बात कर रहे हैं, नाम की बात कर रहे हैं, तो 5th हाउस वहाँ से हम देखते हैं, 10th हाउस से हम देखते हैं, कर्म का स्थान है, और साथ ही साथ सूर्य से हम देखते हैं। तो ऐसा मैं कह सकती हूँ कि आप सूर्य को जल चढ़ाइए, बट इन रियलिटी आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आपका नाम अच्छा होगा, ये ऐसी चीज़ें डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। सूर्य को आप जल चढ़ाएंगे, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, राइट, आपकी क्रिया शक्ति बढ़ेगी, आपका एफर्ट बढ़ेगा, ठीक है, आप सही डायरेक्शन पे चलना शुरू कर सकते हैं। सो वो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं डिसिप्लिन होंगे, लेकिन जो नाम योग है वो नहीं बनेगा आपका। देखिए, नाम के लिए आप योग होना चाहिए आपकी कुंडली में। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में योग है तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा इस चीज़ का। योग ही नहीं है तो आप क्रिएट नहीं कर सकते। राइट। आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो सिचुएशन को किसी ना किसी तरीके से। राइट। अगर डेट क्राइसिस की बात करें या फाइनेंशियल डाउनफॉल की बात करें, कुंडली में कौन सा एक सबसे बड़ा हाउस होता है जो क्लियरली दिखाता है कि इस इंसान में या तो ये चीज़ आ चुकी है या आएगी भविष्य में? वही, अगर आपका लगन लॉर्ड कहीं ना कहीं 8th या 6th से कनेक्शन बना रहा है और 12th से भी बना रहा है, देखिए एक सिंगल योग नहीं देगा आपको ये। आपको एक टाइम पे 3 ऐसे कोई इवेंट्स देखने चाहिए या कोई योग होने चाहिए चार्ट में, ट्रांजिट, महादशा, ये सारी चीज़ें आपस में अलाइन करनी चाहिए, तभी ऐसा होता है। ये बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस है, राइट। ये एक्सट्रीम सिचुएशन कोई एक योग नहीं लेके आता। सो कई बार जनता जो है वो घबरा जाती है कि अच्छा, हमारा तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में है, तो क्या ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, क्या पता नीच भंग हो रहा हो, वहाँ पे कोई परिवर्तन योग हो रहा हो जो आपको खुद देखना नहीं आएगा। राइट। तो इसीलिए आपको यही देखना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में वो महादशा भी आ रही है, अंतरदशा आ रही है, ट्रांजिट में वो पीरियड एक्टिवेट हो रहा है, नवांश में ऐसा कोई आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, वहाँ पे ये एक्टिवेशन हो रही है कि नहीं, ओनली आफ्टर दैट वी कैन कंक्लूड। उसके पहले नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये जब डाउनफॉल आता है किसी भी आम इंसान में, इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको यहाँ पे, जब भी ऐसा कोई डाउनफॉल आता है किसी की लाइफ में, तो ये जो कॉम्बिनेशंस आपने बताए अलग अलग 3 हाउसेस के, ये कितने समय तक रहते हैं जनरली? इनका टेन्योर कैसे रहता है? जैसे शनि की कहा जाता है 7.5 है, तो ये जो सिचुएशन बनती है तो कितने समय तक बनती है? देखिए, शनि की 7.5 ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डाउनफॉल देगी। राइट, क्योंकि शनि जब मून के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो वो एक 7.5 का पीरियड होता है। ऐसा हो सकता है कि उस पीरियड में आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हों। अब शनि ने आपकी कुंडली में क्या योग बना रखे है, कहाँ आपका शनि बैठा है, किस कंडीशन में है, मून की क्या सिचुएशन है, कौन से घर में आपका ये बन रहा है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते। बहुत लोग लाइफ में इतना कुछ अचीव कर जाते हैं शनि की 7.5 में। बट जो आपका क्वेश्चन है ओरिजिनल कि कितने टाइम के लिए आ सकता है, वो आपके अगेन महादशा अंतरदशा के हिसाब से ही पता लग सकता है। वो ऐसे अगेन वी कैन नॉट से जनरलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। रिलेशनशिप की बात करें, मैरिज की बात करें, तो कुंडली को देखकर कैसे बताया जा सकता है कि सही पार्टनर कौन है? कौन से हाउसेस दिखाते हैं कि हमारे लिए सही पार्टनर ये है या नहीं है?
तो आपको कुंडली में, अपनी कुंडली में ये देखना है कि आपका 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है। ओके, ठीक है, 7th हाउस मैरिज का है, ठीक है, 7th हाउस बिजनेस का भी है, राइट, जैसे मैंने बताया, राइट, बट मैरिज का भी है राइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एंड उसका जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है। अगर ओके, वो 9th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में है, केंद्र में बैठा है, तो ये जनरली मैरिज के लिए एक अच्छी कंडीशन बना देता ओके, है, राइट। अगर आपका वीनस एफ्लिक्टेड है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। आपका वीनस नवांश में एफ्लिक्टेड है, आपका 7th लॉर्ड नवांश में किस कंडीशन में बैठा है, 1-7 एक्सिस में नवांश में कौन से ग्रह बैठे राइट, हैं, नवांश के लगन में क्या बैठा है। सो जब इतने सारे कॉम्बिनेशंस देखने की ज़रूरत होती है तो एक जेनरिक आंसर नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आपका वीनस ऐसा अच्छा बैठा है फॉर अ मेल, that can give you a good wife, that can give you a good relationship. ओके, And for a female we see Mars. ओके, मार्स, एंड कई क्लासिक्स में जुपिटर, कई जगह मार्स लिखा है, तो मैं मार्स देखती हूँ। एंड जुपिटर एक फीमेल की कुंडली में वैसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि राइट, वो बच्चों को दिखाता है राइट, और वो कहीं ना राइट, कहीं आपके रिलेशनशिप और परफेक्ट, हैप्पीनेस को भी दिखाता है। परफेक्ट। सो ये आप देख सकते हैं अपने चार्ट में। अगर हम शादी की बात करें तो क्या सच में ये जो कहा जाता है कई सालों से, या हमारे जो पूर्वज कहते हैं कि शादी के बाद आपका लक चेंज हो जाएगा, ये एस्ट्रोलॉजी में कहीं ये प्रूफ है ये चीज़ का? देखिए, डेफिनेटली शादी के बाद कुछ चेंज तो होता ही है, राइट, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अगेन योग बताएंगे, ठीक राइट। है, पर डेफिनेटली चेंज होता है, इसका एस्ट्रोलॉजी में प्रूफ है। देखिए, जब शादी होती है तो आपका वीनस एक्टिवेट हो जाता है, परफेक्ट, राइट। तो काफ़ी बार आप शादी में देखेंगे कि लोग जो हैं गाड़ी खरीद लेते हैं शादी के बाद, दे मूव इन टू अ न्यू हाउस, कोई घर खरीद लेता है, और आपका 7th लॉर्ड कहाँ बैठा है वो भी एरिया आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर 7th हाउस का लॉर्ड आपका 9th में है, तो 9th आपका भाग्य स्थान है, तो कहीं ना कहीं लक एक्टिवेट होगा। 9th हाउस का लॉर्ड 7th में है, वहाँ भी लक एक्टिवेट होगा। 7th हाउस का लॉर्ड आपका 10th में है, 10th में तो बैठा है, प्रोफेशन में कुछ ना कुछ तो चेंज चेंजेस आएगा। आएंगे, आएंगे, कोई ना कोई आपकी लाइफ में उस तरीके से चेंज आएगा। आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी आ रही है, इट इज़ अ बिग चेंज, इट्स लाइक अ वेरी बिग चेंज इन समबडीज लाइफ। सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आता है। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, इनकम कैन इंक्रीज आफ्टर योर मैरिज। ये सब योग डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में चेंज लाते हैं। इज दिस प्रिंसिपल सेम फॉर द चिल्ड्रन? जब आपके घर पे कोई संतान बॉर्न होती है तो वहाँ पे भी 360 डिग्री की लाइफ चेंज होता है। हाँ। आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ ऑल्सो आफ्टर माई डॉटर वॉज बॉर्न। सो ये भी कॉम्बिनेशंस एस्ट्रोलॉजी में दिखते हैं? डेफिनेटली आपका 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, ओके, उसके थ्रू आप बता सकते हैं। कितने सारे लोग मैंने देखे हैं उनका 5th हाउस का लॉर्ड 2nd में है, दे ओके, सेड आफ्टर माई चाइल्ड वॉज बॉर्न मेरी लाइफ में बहुत तरक्की आई, राइट, आई मेड अ लॉट ऑफ वेल्थ, मेरी राइट, लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। तो इस तरीके से आपका 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है वो भी बता सकता है कि आपके बच्चे होने के बाद क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में। अगर किसी की कुंडली में मैरिज डिले है या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो ये कैसे दिखते हैं और उसकी रेमेडीज क्या है? तो अगर आपका वीनस कहीं ना कहीं शनि के साथ है, आपके 7th हाउस में शनि का प्रभाव है, तो वो कई बार डिले ले आता है। राइट, और नवांश कुंडली में भी शनि का प्रभाव है, डिले ले डिले आता है। लाएगा वो। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि अगर उसके कह सकते रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है मैरिज के बाद, तो रिलेशनशिप उसमें कैसे एस्ट्रोलॉजी दिखती है और उसके रेमेडीज क्या है? तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती हैं अगर वीनस एफ्लिक्टेड है, Okay. ठीक है। और दूसरा, अगर 7th हाउस का लॉर्ड एक किसी त्रिक भाव में दुष्टाना में बैठा है, तो वो Okay. एक कंडीशन डेफिनेटली बनाता है डिफ़िकल्टी लाने का। अगेन हम एक सिंगल योग पे नहीं जाएंगे, मल्टीपल चीज़ें Multiple साथ चीजें में बनते वर्क हैं, करनी चाहिए। right. तो 7th का अगर 6th में है, 7th लॉर्ड अगर 8th में है, 12th में है, और यहाँ पे हमें देखना ज़रूरी है, जो मैंने पहले मेंशन नहीं किया, किस नक्षत्र में है, ओके, उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा है। ठीक है, अगर वो कहीं अच्छे हाउस में बैठा है तो बचाव भी हो जाता है। ओके, अगर आप रेमेडीज़ की बात करें तो अगेन कुंडली के हिसाब से होती है, बट मैं कुछ जनरल रेमेडीज़ Right, देती हूँ इस right. केस में। आप रिलेशनशिप में वही एनर्जी शिफ्ट आप ला सकते हैं। आप घर में अपने अपने क्रिस्टल्स रख सकते हैं। यू कैन कीप रोज क्वार्ट्स इन Right, योर right. रूम। यू कैन सी कि आप किस डायरेक्शन में आपका बेडरूम है। इट शुड आइडियली बी इन साउथ वेस्ट फॉर Okay. अ मैरिड कपल। Okay. दैट इज़ द प्लेस विच गिव्स स्टेबिलिटी। सो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके सोने की पोजीशन कहाँ है। कई बार ऐसी पोजीशन होती है जो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होती फॉर अ कपल, सो दैट कैन बी वन वे।
जैसे मैंने इसके पहले कहा कि अब जो कपूर का मैंने आपको कहा, सेम वे जैसे आपने इस आंसर में कहा कि जो आपके घर के बेडरूम की डायरेक्शन है वो भी आपके रिलेशनशिप को मायने रखती है एज पर वास्तु, जैसे आपने कहा यहाँ पे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो यहाँ पे कौन से योग दिखाते हैं कि इस इंसान का बाय डिफ़ॉल्ट एज पर कुंडली कभी ना कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा? तो इस चीज़ को हम दो तरीके से देखेंगे। एक तरीका कि योग है कुंडली में, ठीक है, और दूसरा कि वहाँ पे ऐसा कोई टाइम पीरियड आया, दशा आई, ट्रांजिट हुआ कि वो एक्टिवेशन हुआ, और वो अगर एक्टिवेशन कई बार नहीं होता या आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं होती, पर योग है कुंडली में। सो इस केस में डेफिनेटली 4 मैं प्लैनेट्स का नाम लूँगी, वीनस, राहु, मून, मार्स, ठीक है, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। राहु इसलिए बिकॉज राहु तो है ही बहरूपिया, डेफिनेटली, लेकिन मून जो है काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं मून को, क्योंकि मून है हमारा मन। जब तक हमारा मन डाइवर्ट नहीं होता तब तक आप नहीं ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाओगे। दूसरी चीज़ मार्स एक्शन है, मार्स पैशन भी है, एंड देन वीनस इज ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप। तो वीनस अगर आपका राहु के साथ है और मार्स एस्पेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं मून से भी उसका रिलेशन बन रहा है, तब ये पॉसिबिलिटी आपके चार्ट में बनती है। बहुत सारे केसेस में वीनस रेट्रोग्रेड है, that can also give an extramarital affair, but again like I said, you have to see the entire chart, and इस केस में एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि आपका लगन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका लगन पॉजिटिव है तो और आपका गुरु बैठा है लगन में, गुरु देख रहा है लगन को, तो ऐसे कंडीशन आ सकती है आपकी लाइफ में, बट आप गलत रास्ता नहीं चूज़ करोगे। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है जनता को, बिकॉज आजकल इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, एंड लॉट ऑफ पीपल गेट स्केर्ड, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि विल दिस हैपन इन माई लाइफ, और विल माई हस्बैंड डू दिस, और माई वाइफ डू दिस। तो ये एक अननेसेसरी शक क्रिएट कर देता है। आपको ये भी देखना है कि ऐसा योग है, पर कौन से योग उसको काउंटर कर रहे हैं, और साथ में क्या वो एक्टिवेशन होगी कि नहीं होगी। परफेक्ट। अगर डिवोर्स रेट की बात करें, इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है एज कंपेयर टू लास्ट डेकेड। अगर हम बात करें तो डिवोर्स रेट की एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी में कैसे दिखता है, उसकी रेमेडीज़ क्या है, और क्या डिवोर्स एक्चुअल में वास्तु से भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं? देखिए, जब हम डिवोर्स देखते हैं तो सबसे पहले मैं योग बता देती हूँ। 7th हाउस जो है उसका लॉर्ड 6th में, ठीक है, 8th में या फिर 12th में। अगेन दिस अलोन इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ डिवोर्स, बट वही वीनस पीरियड है, आपका 7th लॉर्ड पीरियड है, फिर वही सेम चीज़ आपकी नवांश में हो रही है ना, रिपीट हो रही है कहीं ना कहीं। राहु केतु से आपकी कंडीशन बन रही है कोई ऐसी, वीनस आपका केतु के साथ है, ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट 3 कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके ऐसा कोई योग बनता है। हाँ, एंड अगर महादशा में भी अगर ऐसा पीरियड आ गया और अंतरदशा में ये पीरियड आ गया, तो फिर वो निश्चित हो जाता है डिवोर्स। एंड आपने वास्तु की बात की, आप ये देखेंगे कि जिनका ऐसा योग बना हुआ है उनके वास्तु में भी आपको प्रॉब्लम दिख जाएगी, है ना। तो आप ये पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न आपको हर जगह दिख जाएंगे फिर, ठीक है। तो आप वास्तु ठीक कर लें, कई लोग ऐसा कहते हैं वास्तु ठीक कर लीजिए तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं ऐसा कहती हूँ कि वास्तु खराब दिखेगा अगर ये योग है। सो आप रेमेडी की अगर बात करें तो ये इस केस में आई थिंक इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक टू योर चार्ट। आप एक जेनरिक रेमेडी से आप नहीं अपना डिवोर्स रोक सकते। इट्स अ वेरी बिग इवेंट इन समवंस लाइफ। अगर हम जैसे आपने इस क्वेश्चन में कहा, इस आंसर में कहा सॉरी, कि राहु केतु, अगर उसी से मैं अगला सवाल पूछूंगा, हाँ जी, राहु केतु के हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शंस क्या हमारी आज की लाइफ को अफेक्ट करते हैं? तो जी, जो केतु है वो आपके पास्ट लाइफ की मास्टरी को दिखाता है। जिस भी हाउस में वो बैठा है उस हाउस की सिग्निफिकेशंस को आप पास्ट लाइफ में ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो, ठीक है। सो इस लाइफ में यू कैन फील डिटैच्ड देयर कैन बी अ कंफर्ट जोन देयर, यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट, एंड इसकी वजह से कई बार वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पास्ट लाइफ की मिस्टेक्स हैं वो अब आपको फेस करनी पड़ेंगी। और जो राहु है वो
राइट उसके ऑपोजिट बैठता है, वो आप इस लाइफ में अचीव करने आए हो, वो आपकी एम्बिशन है इस लाइफ की, एंड वहाँ पे आपको अगेन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे चीटिंग हो सकती है आपके साथ, या आप कर सकते हो उस केस में चीटिंग, ऐसी सिचुएशन वहाँ बनती है, बट कहीं ना कहीं वो आपका ऑब्सेशन है, वो डायरेक्शन है, वहाँ आप अचीवमेंट चाहते हो। से फॉर एग्जांपल आपका राहु 11वें घर में है, तो आप सोशल नेटवर्क्स क्रिएट करना चाहते हो, आपका सारा ध्यान है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का, आपको लाभ क्रिएट करना है, आपको ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स करने हैं थ्रू विच यू क्रिएट नेटवर्क्स एंड यू डू गुड डीड्स। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। डजेंट मीन कि राहु 11th हाउस में है तो गलत डीड्स ही होंगी, बिकॉज 11th हाउस कहीं ना कहीं एक्वेरियस राशि से भी कंसर्न्ड है, तो वहाँ पे आपको ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स भी दिख सकते हैं। उस तरीके से कॉम्बिनेशन है, जहाँ आपका राहु जहाँ केतु बैठा है वैसे कॉम्बिनेशन। जैसे आपने इस आंसर में कहा कि एम्बिशन, इच्छा आपकी पूर्ति अगर आपको करनी, उसी तरीके से मैं आज एक नॉर्मल आम इंसान की बात करूँ तो दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा एक आम इंसान को चाहिए, वेल्थ और सक्सेस। डेफिनेटली ये दोनों चीज़ों को अगर अपनी कुंडली में स्ट्रॉन्ग करना है तो कौन से कॉम्बिनेशंस होने चाहिए और किस तरीके से, और कह सकते हैं इन कॉम्बिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के बाद कौन सी ऐसी रेमेडीज है जो करनी चाहिए हर रोज़ एक आम इंसान को? तो आपने कहा सक्सेस एंड वेल्थ, राइट। सो वेल्थ के मैंने आपको योग बता दिए, ठीक है, वेल्थ के योग बता दिए, और जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं आपके 10वें घर से भी उसका बहुत बड़ा लिंक है, राइट। 9th हाउस से उसका लिंक है, 11th और 2nd से लिंक है, ठीक है। सो ये सारे ही प्लैनेट्स, और जो कई लोग ना सक्सेस को एक पर्टिकुलर प्लैनेट से एसोसिएट कर देते हैं, जो इन हाउसेस के आपके लगन के हिसाब से प्लैनेट्स हैं वो आपको सक्सेस देंगे, ठीक है। और आपका लगन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की आपको ज़रूर एफर्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर आपका लगन स्ट्रॉन्ग है तभी आप इन सारी चीज़ों को अचीव कर पाओगे और साथ ही साथ भोग भी पाओगे। काफ़ी लोग अटेन कर लेते हैं सक्सेस, या फिर भाग्य के हिसाब से उनको मिल भी जाती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते। वो सस्टेन तभी कर पाएंगे अगर आपका लगन स्ट्रॉन्ग है, और लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके अलग अलग लगन के हिसाब से रेमेडीज़ हैं। अगर आपका लगन एरीज है, यानी कि मंगल आपका लगन हो गया, तो यू शुड डेफिनेटली गो टू द जिम, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, वो आपके लगन की डिमांड है, आपको उसको पूरी करनी चाहिए। अब ऐसे ही हम जेम स्टोन्स में भी आ सकते हैं कि हर लगन के हिसाब से अलग जेम स्टोन आपको पहनना चाहिए। बुध के लिए जैसे आप एमराल्ड पहन सकते हो, बट अगेन ये आप जेनेरिक, आपका बुध का लगन है आप पहन लें, किस हाउस में बैठा है, क्या युति बना के बैठा है, उसी के हिसाब से आपको जेमस्टोन पहनना है, उसी के हिसाब से आपको रेमेडी करनी है। परफेक्ट। कौन से ग्रह या फिर कह सकते हैं ऐसे कौन से योग है जो बिजनेस में और फाइनेंशियली आपको अबेंडेंस देंगे आगे जाके, ये कौन से योग और कौन से ग्रह दिखाते हैं? तो अगर आपका अगेन मैंने आपको जैसे बताया 7th हाउस है बिजनेस का, राइट। 7th हाउस का कनेक्शन अगर 2nd या 11th से बन रहा है, ठीक है, 11th क्योंकि लाभ का है और 2nd है वेल्थ का, राइट। तो ये एक कंडीशन डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग बना रहा है। अब आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सेल्फ एफर्ट हम पराक्रम हम तीसरे घर से देखते हैं, तीसरे घर का कनेक्शन 2nd से बन रहा हो, वेल्थ क्रिएटेड थ्रू सेल्फ, राइट। तीसरे का कनेक्शन आपका 10th से बन रहा हो, खुद के एफर्ट से आप अपना प्रोफेशन करेंगे। 2nd का अगर कनेक्शन 10th से बन रहा हो, अगेन आप वेल्थ क्रिएट करोगे थ्रू सेल्फ। आप बिल गेट्स की कुंडली में देख लीजिए, 2nd का जो है वो मालिक आपका 10th में बैठा है, राइट। सो ये सेल्फ क्रिएटेड वेल्थ को, सक्सेस में सेल्फ क्रिएटेड वेल्थ को भी कहूँगी, या फिर आप ऑलरेडी जो आपको मिला है आप उसे आगे ले जाएं या सस्टेन कर पाएं, वो भी एक तरीके से सक्सेस है। परफेक्ट। आजकल के यूथ की बात करें तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सबसे बड़ा इश्यू है आजकल के यूथ में। एस्ट्रोलॉजी में कौन से ग्रह ये क्रिएट करते हैं और इसकी रेमेडीज क्या है? डेफिनेटली। सो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये 3 मैं कैटेगराइज करूँगी, और इसमें आप देखेंगे जो ग्रह हैं वो मून है, आपका मन, आपका माइंड, 2nd राहु, 3rd केतु, एंड 4th आपका मरकरी। परफेक्ट। सो अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करें तो मरकरी एक एनालिटिकल प्लैनेट है, राइट, एंड आपकी क्यूरियोसिटी को दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर साथ में मून आ जाए, आपके किसी के चार्ट में मरकरी और मून अगर साथ में है, आप देख सकते हैं अपने चार्ट में अगर ऐसा कुछ है तो, एंड वहाँ पे और भी कोई पाप
ग्रह देख ले उसको, तो ये आपको ओवर थिंकिंग दे देगा। Perfect. आपको इस केस में आपको अपने थॉट्स को लिखना है, क्योंकि मरकरी इज राइटिंग ऑल्सो, तो आप अपने थॉट्स को लिखिए, वो आपके को क्लैरिटी देगा। ओवर थिंकिंग कब होती है? जब क्लैरिटी नहीं होती, राइट। एंड दूसरा तरीका है, मरकरी इज ग्रीन, इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, आपका जो प्लांट्स हैं, सो यू शुड गो आउट, वॉक बेयरफुट ऑन ग्रास। आपको इमीडिएट क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है ना, वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। यू विल गेट अ डायरेक्शन। सो वेन एवर यू फील यू नो lack of clarity, confusion, go walk barefoot in grass. You will find it. That is the strongest That remedy. is the strongest remedy for moon and mercury. अगर राहु और मून आपका है चार्ट में, that can give you anxiety, that can give you again overthinking. ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके माइंड से रिलेटेड। एंड अगर मून और केतु है साथ में, ये भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन देता है। इन केसेस में आप डिफरेंट चीज़ों को कर सकते हैं। एक चीज़ ये है, अब अगर मैं एक मून राहु वाले इंसान को बोल दूं कि आप जो है मेडिटेशन कर लीजिए, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप एंग्शियस फील कर रहे हैं, उस टाइम आप 10 मिनट जाके मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। आप लिख लीजिए जर्नलिंग, आप उस टाइम नहीं लिख पाओगे, बिकॉज आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो। अब इस केस में अगेन यू जस्ट नीड टू ब्रेक द पैटर्न, यू हैव टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। लेकिन साइड बाय साइड यू नो that you have this combination. So remedy can be done for long term, right, and then there can be a remedy which can be an immediate remedy. Perfect. Of course I'm not countering medical sciences in this case. अगर आपको ज़रूरत है, definitely you have to go for it, right. But apart from that, आप immediately अपने आप को उस situation से remove करिए। long term remedies हो सकती है that you visit a place which is different from where you are living. जैसे कि मून केतु में आप पहाड़ों में जा सकते हैं, ठीक है। आप केतु के लिए आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। एंड अगर आपका राहु और मून की प्रॉब्लम है, देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट अ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, बट यू कैन नॉट स्टार्ट इट एट दैट मोमेंट। परफेक्ट, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग कह सकते हैं रेमेडीज है एज पर द योग ऑफ ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी। अगर हम राशि ट्रेड्स की बात करें मैम, अब तक आपने अलग अलग ग्रह की बात की, अलग अलग इश्यूज हमने डिस्कस किए यहाँ पे। अगर हम राशि ट्रेड्स की बात करें यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजी में टॉप 3 सबसे पावरफुल राशि कौन सी मानी जाती है? देखिए, मैं तो पर्सनली जो 3 राशियाँ जो सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है वो है, एक तो वृश्चिक राशि, ठीक है, दूसरी है कैप्रिकॉर्न, और तीसरी है लियो। ये तीनों ही राशियाँ बहुत पावरफुल राशियाँ मैंने देखी हैं। अगर हम ज़िद्दी राशि की बात करें, टॉप 3 कौन सी ऐसी ज़िद्दी राशि है जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं? तो ज़िद्दी राशि अगर मैं कहूँ तो टॉरस, है ना, वो हिलते नहीं अपनी सिचुएशन से, दे आर स्टबन। एंड सेकंड अगेन आई विल से स्कॉर्पियो अगेन। एंड तीसरा मैंने देखा है काफ़ी केसेस में एक्वेरियस या फिर कैप्रिकॉर्न भी अगेन। टॉरस इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ। अच्छा, परफेक्ट, या। टॉप 3 सबसे इंटेलिजेंट राशि जो अब किसी भी स्ट्रीम में जाए सक्सेस पाएंगे? देखिए, इंटेलिजेंस और सक्सेस में डिफरेंस है, तो मैं इंटेलिजेंट बताती हूँ। तो इंटेलिजेंट अगर आप कहेंगे तो मरकरी से आप रूल होती हुई राशियाँ इंटेलिजेंट हो सकती हैं, क्योंकि वही मरकरी क्यूरियोसिटी को दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखाता है। तो आपका जेमिनाई राशि, जेमिनाई जो है वो क्यूरियस राशि है, दे वांट टू नो न्यू थिंग्स ऑल द टाइम। परफेक्ट, तो वो ज्ञान को ढूंढते हैं। परफेक्ट। सेकंड आपकी वर्गो, वर्गो इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही एनालिटिकल राशि है, राइट, ठीक है। और तीसरी राशि मेरे हिसाब से मैं कह सकती हूँ एक्वेरियस। एक्वेरियस बहुत ही इनोवेटिव राशि है, दे ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ इनोवेशंस इन देयर लाइफ। ये राहु के को लॉर्ड है, शनि और राहु इसके को लॉर्ड्स हैं, राइट। तो एक्वेरियस राशि इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट राशि। परफेक्ट। टॉप 3 सबसे अमीर राशि कौन सी कॉमन देखते हैं हम? देखिए, ऐसा कोई डेटा नहीं है जो बता दे कि ये टॉप 3 राशियां सबसे अमीर है, लेकिन मैं इसको डिफरेंटली आंसर करूंगी, ठीक है। तो अगर ये राशियों में आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो वो आपको डेफिनेटली वेल्थ की तरफ लेके जा सकते हैं। आप अपने चार्ट में देखिए, ये 3 राशियों में आपके प्लैनेट्स हैं कि नहीं, ठीक है। ये हैं पृथ्वी तत्व की राशियाँ, यानी कि टॉरस, आपका हो गया आपका कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। इन तीनों में आपको प्लैनेट चाहिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए, स्पेशली कोई बिजनेस क्रिएट करना हो जहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस हो, वहाँ पे आपको इन तीनों राशियों में
प्लैनेट्स चाहिए, इन तीनों राशियों में आपके प्लैनेट्स हैं, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। परफेक्ट। टॉप 3 ओवर थिंकिंग वाली राशियाँ जो हमेशा कभी ना कभी अपने ओवर थिंकिंग से हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं। अगेन मैं क्योंकि बुध को मैंने ओवर थिंकिंग से रिलेट किया है, बुध और मून को, तो हम कह सकते हैं कि जेमिनाई ओवर थिंकिंग हो सकती है। अगर यहाँ पे अगेन ओवर थिंकिंग हो सकती है वर्गो की, यहाँ पे ओवर थिंकिंग हम कह सकते हैं कैंसर की। बट ये ना, ये अगेन दिस इज जनरल, लाइक जनरलाइज, बट अगर आपके योग हैं मून राहु, मून केतु, मून मरकरी राहु, इस तरीके के कॉम्बिनेशन हैं, देन ओवर थिंकिंग आ सकती है। टॉप 3 अनफेथफुल राशि, धोखा देने वाली राशि जो हमेशा कभी ना कभी अपने पार्टनर्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं डिच करेंगे। नहीं, ऐसी कोई राशि नहीं मैं कह सकती कि ये अनफेथफुल ही होगी। मैंने आपको योग बताए, वो योग आपके चार्ट में वो कोई भी राशि हो सकती है, राइट, कोई भी राशि हो सकती है, क्योंकि ये उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के मैंने आपको आंसर दिया, ये तो योग होने चाहिए, तभी हो सकता है। परफेक्ट। अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो 12th हाउस सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मिस्टीरियस हाउस कहा जाता है। ये क्यों क्या कहा जाता है और इसके इतने कौन से सीक्रेट्स है जो अब तक किसी भी पॉडकास्ट में हमने नहीं देखे 12th हाउस के? देखिए, मैं 12th हाउस को लॉसेस से एसोसिएट करती हूँ। 12th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं एसोसिएट होता है जेल यात्रा से। 12th हाउस एसोसिएट होता है कहीं ना कहीं आपकी आइसोलेशन से, बेड प्लेजर से, क्योंकि आपका 12th हाउस से आप देखते हो, पाइसेस राशि को मानते हो 12th हाउस में, बेड को दर्शाता है, और बेड प्लेजर हम 12th हाउस से देखते हैं। जब शादी होती है तो 12th हाउस भी एक्टिव होता है। एंड जैसे मैंने कहा कि जेल यात्रा से, आइसोलेशन से, हॉस्पिटल से, एक्सपेंडिचर ऑन हॉस्पिटल्स, ये सब हम 12th हाउस से देखते हैं, इसीलिए ये भी एक दुष्टाना है, त्रिग्भाव है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द सीक्रेट्स ऑफ 12th हाउसेस। ओके, जब किसी की कुंडली आप एनालाइज करते हैं तो टॉप 5 चीज़ें सबसे पहले क्या एनालाइज करते हैं उस कुंडली में, और वही टॉप 5 चीज़ क्या दिखाती है आपको कुंडली में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है लगन और लग्नेश। जैसे कि आपने कहा आप टॉरस लगन के हैं, आपका जो लगन है टॉरस हो गया, वहाँ पे जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं तो फर्स्ट हाउस में वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ आपका वीनस किस हाउस में बैठा है, वो आपकी लाइफ की जर्नी को बताता है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कभी ना कभी वो एरिया मेन फोकस ले लेगा लाइफ में। सो ये चीज़ देखते हैं, अगर वो एक अच्छे घर में योग बना के बैठा है तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, सेकंड जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं वो है आपका मून किस कंडीशन में है। मून आपका उच्च का बैठा है तो आपकी अगेन लगन अच्छा हो गया, मून अच्छा हो गया, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, थर्ड आपका है सूर्य। सूर्य क्या है? हमारी आत्मा, हमारी क्रिया शक्ति, हमारी वाइटैलिटी। राइट, तो सूर्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हर चार्ट में। एंड फोर्थ चीज़ जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि मैं तो स्पेशली देखती हूँ कि आपका 9th और 5th हाउस कैसा है, बिकॉज वो पूर्ण पुण्य का है 5th हाउस, 9th आपके भाग्य का है, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई महादशा ऐसी चल रही हो जो सपोर्टिव हो, देन इट विल गिव यू अ स्मूथ लाइफ मोर और लेस। तो ये टॉप 5 चीज़ें दिखती हैं आप जब भी कोई कुंडली को एनालाइज करते हैं। एंड ये चीज़ें अगर आपके चार्ट में अच्छी होना, ऐसा नहीं आप कह सकते कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बहुत ईजिली अपने आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की क्षमता रखते हैं। परफेक्ट। आखिर में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हाँ जी। आजकल हम देख रहे हैं एवरीथिंग इज गोइंग टूवर्ड्स AI बेस्ड। आज हम एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी देख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी फील्ड में भी देख रहे हैं। क्या एक्चुअल में AI एस्ट्रोलॉजी जो आज बूम हो रहा है सोशल मीडिया पे इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी पीपल लाइक यू? सो आई विल आंसर इट इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो इसका एक आंसर ये है, AI एंड एस्ट्रोलॉजी, जस्ट लाइक AI हैज़ बीन हेल्पफुल इन सो मैनी फील्ड्स, इट हैज़ बीन हेल्पफुल इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, एंड आने वाले टाइम में ये और भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन मेरे से एक एस्ट्रोलॉजर पूछ रहा है जो बडिंग एस्ट्रोलॉजर है, हु वांट्स टू बी इनटू एस्ट्रोलॉजी, देन आई विल से कि इट विल नॉट हेल्प यू सो मच इन द बिगिनिंग। ठीक है, आपको किसी ना किसी गुरु के साथ लगना पड़ेगा, आपको जो क्लासिक्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, और उसकी हेल्प के बाद ही
आप अगर कभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी वे से AI की यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। अब जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि जनता के लिए, अगर जनता आज आप किसी भी आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कहिए, आप किसी AI वेबसाइट पे जाके अपना डिटेल्स डाल दीजिए, वो आपका चार्ट भी ठीक से नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो आप वहाँ से आंसर ले रहे हैं, वो आंसर तो कभी दे ही नहीं पाएगा आपको। right. और अगर कोई आंसर बाय चांस कोई साइट है जो बना लेती है सही चार्ट, जेनरिक आंसर्स आएंगे। कोई AI के थ्रू आप अपनी जॉब, अपनी शादी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इट कैन गिव यू अ वेरी जनरलाइज फील टू इट। अब अगर आप AI एप्स जो एस्ट्रोलॉजी से फोकस्ड हैं उनकी बात करें, तो उस केस में मैंने थोड़ी प्रोग्रेस डेफिनेटली देखी है, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने बहुत डेटा यूज़ करके उसके चार्ट्स वहाँ पे डाल के उसको यूज़ किया है। थोड़ी वहाँ पे प्रोग्रेस है, बट आई डोंट थिंक इट कैन रिप्लेस एन एस्ट्रोलॉजर, बट इट कैन हेल्प एन एस्ट्रोलॉजर ऑलरेडी हु हैज़ द नॉलेज, बिकॉज वही सही क्वेश्चंस पूछ पाएगा, वही सही इंटरप्रिटेशन कर पाएगा। एक जनता से कोई इंसान जाके वहाँ पे अपना डाले तो उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में एक गाइडेंस का रोल 100% है ना। आपको आपके चार्ट में, मैंने एक चीज़ नहीं बोली, अगर गुरु स्ट्रांग है तो आपको गाइडेंस मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से। सो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी AI ऐप से। परफेक्ट। आखिर में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा विच वुड बी अ मिथ ब्रेकर फॉर दिस ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट। आजकल हम देख रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक जो बाढ़ आई, जैसे मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत ही ये स्टेटमेंट से की थी, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, ऑडियंस गेस कर जाएगी मैं किसका नाम ले रहा हूँ, ही इज़ मिसगाइडिंग और गाइडिंग, आई डोंट नो, यू गिव मी अ लाइमलाइट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि अगर शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो अल्कोहल कंज्यूम कीजिए। Second, again a female astrologer, again a famous astrologer from north side, is giving a statement that if you want to make your Shukra stronger, consume non-veg. Are these statements actually related to real astrology, or it is just an gimmick which is misguiding the audience right now? मैंने खुद अपनी जिन भी गुरुओं से मैंने सीखा या मैंने कोई टेक्स्ट बुक्स पढ़ी, तो मैंने तो ऐसा कुछ कोई रेमेडी नहीं देखी, ना ही मैंने कोई समझी। ठीक है, फूड का एसोसिएशन होता है आपकी लाइफ से, एंड सेकंड हाउस तो फूड है, सेकंड हाउस वेल्थ है, सो डेफिनेटली होता है। पर ना, ये भी मेरे गुरु की ही स्टेटमेंट है, मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करूँगी यहाँ पे। आपकी जो लाइफ है वो दैविक, दैहिक और भौतिक 3 लेवल पे होती है। ठीक है, तो अगर आप का सेकंड हाउस में आप देखें भौतिक लेवल पे, तो आप जो फूड, जंक फूड क्रिएट कर रहे हैं, खा रहे हैं, और वो सब देख लीजिए। दैहिक लेवल है आप किस तरीके से डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, दैविक लेवल है। और दैहिक है कि आपका बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर रही है। तो इसमें कहीं पे भी मैं तो ये नहीं समझ सकती कि अल्कोहल कैन हेल्प यू और नॉन वेज कैन हेल्प यू। इट्स अ पर्सनल चॉइस। आई विल नॉट से कि हैविंग इट और नॉट हैविंग इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस, बट अगर आप अच्छा फूड खाएंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ बेटर होगी, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी टू क्रिएट वेल्थ। सो आप इस तरीके से एसोसिएट कीजिए रादर देन गिविंग इट एज अ शॉर्ट रेमेडी, क्विक रेमेडी। और क्विक रेमेडी कुछ नहीं होती अकॉर्डिंग टू मी। द बिगेस्ट problem that I face today with people also who come to me, they want overnight success, they want that dopamine hit कि ये एक चीज़ मैंने पूछ ली, अब मैं ये जाके कर लूँगी या कर लूँगा और मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लानी है, तभी तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सो कोई भी रेमेडी जो क्विक फिक्स है, आई डोंट थिंक कि वो बहुत जल्दी वर्क कर सकती है ऐसे। परफेक्ट। लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको, वन अननोन फैक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो अब तक किसी भी पॉडकास्ट में किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताई है। देखिए, मैंने तो बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट देखे नहीं है एस्ट्रोलॉजी के, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई एम नॉट श्योर कि क्या बताया गया है, आपके हिसाब से जो एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है या सीक्रेट है एस्ट्रोलॉजी का, जो आप शेयर करना चाहें। सीक्रेट मैं नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि काफ़ी सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को है बट बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो क्या करते हैं ना कि जो सन साइन है उसी से अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं अप्रैल बॉर्न हूँ तो मैं एरीज़ हूँ, लेकिन जब आप अगर अपने चार्ट को किसी भी आप एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट पर जाके अपने चार्ट को बना लीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, एंड वहाँ पे आप अपने लगन फर्स्ट हाउस को देखिए।
फर्स्ट हाउस में जो राशि है, जैसे आपने बताया कि आप टॉरस लगन है, मैंने देखा है मैक्सिमम जनता को ये पता ही नहीं है कि फर्स्ट हाउस जो है वो आपका लगन है, जो हर कुछ घंटे में चेंज हो जाता है। तो आपको अपने ट्रेट्स, आप उससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे जब आप अपने फर्स्ट हाउस को देखेंगे। यू विल सी कि अच्छा, जो चीज़ें आप अभी तक नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे वो आप इमीडिएटली कनेक्ट कर लेंगे। ये कोई अननोन फैक्ट नहीं है, बट मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग जो मेरे पास आए हैं या जो पूछते हैं क्वेश्चंस, उनको ये बेसिक चीज़ नहीं पता। हाँ, उसलिए स्पेसिफिकली वहीं पे वो पूरा कह सकते हैं मिसगाइड होते हैं, वहीं पे से ही मिसगाइडेंस शुरू हो जाती है। परफेक्ट। आज के पॉडकास्ट में आस्था जी ने हमें बताया अलग अलग कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस इन डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब, वेदर इट इज़ बिजनेस सक्सेस, वेदर इट इज़ वेल्थ, वेदर इट इज़ मनी, वेदर इट इज़ योर रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ योर मनी। और साथ ही में इन कॉम्बिनेशंस को डिटेल में समझाया कि कैसे आपको खुद समझना है कॉम्बिनेशंस को। जितने भी पॉडकास्ट आपने अब तक देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के, 90% आपको रेमेडीज उसमें मिल जाती है विदाउट नोइंग द एक्चुअल कॉम्बिनेशंस, विदाउट नोइंग द एक्चुअल बेस ऑफ योर पर्सनल कुंडली। जब तक आपको बेस नहीं पता है तो आप उस चीज़ का रेमेडी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉडकास्ट में पिछले करीबन 50 से 55 मिनट के कह सकते कन्वर्सेशन में आस्था जी ने अलग अलग कॉम्बिनेशंस को बताया। मैं चाहूँगा ऑडियंस इस पॉडकास्ट को आराम से देखे, उन कॉम्बिनेशंस को नोट डाउन करिए और देखिए कि एक्चुअल में आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। और अगर गाइडेंस चाहिए, एक्चुअल में समझना है इन कॉम्बिनेशंस को बेहतर, या फिर अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को लाना है, तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में आस्था जी के सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल एज ऑल हर कमर्शियल डिटेल्स वुड बी मेंशन। मैं चाहूँगा, अब तक मैंने काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ पॉडकास्ट किए हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन ये उन चुनिंदा लोगों में से मेरे सामने जो बैठे हैं कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, क्या कॉम्बिनेशंस के महत्व है एस्ट्रोलॉजी में, ये बहुत कम लोगों ने किसी भी पॉडकास्ट में बताया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आशा करता हूँ आज का जो हमारा इंटेंशन था इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने का, वो ऑडियंस तक प्रॉपरली पहुँचे। और जिस तरीके से आपने इस पॉडकास्ट को कंडक्ट किया है, आपकी ऑथेंटिक नॉलेज, आपकी मॉडलिटीज़ और आपकी एक्सपर्टीज़ को इस पॉडकास्ट में आपने हाईलाइट किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम, थैंक यू।